हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यकीनन सबको पता है कि इस वक्त मिडल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है। इसराइल वर्सेस फ़लस्तीन, बल्कि अब लबनान उसमें आया, सीरिया उसके अंदर आया, और ईरान है, बाकी लोग हैं, कतर है। क्या हो रहा है? और अभी जो ताज़ा अभी स्टेटमेंट्स में पढ़ रहा था, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट्स हुए हैं टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, और उन्होंने सॉलिडारिटी शो की है विद फ़लस्तीन। क्या हो सकता है इसका रिजल्ट? क्या हो सकता है? दूसरी तरफ यकीनन वेस्टर्न पावर्स को हम देखते हैं, या जो वर्ल्ड सुपर पावर है यूएस, वो मौजूद है। वो कह रहा है कि इज़राइल को बिल्कुल हक हासिल है हर चीज़ का, हर वो चीज़ का जिस पे उनका डिफेंस वो कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर गज़ा को जॉन कर्बी साहब की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल डिसमिस कर दें। तो क्या होगा? क्या मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि उन चीज़ों को कंट्रोल कर सके, यूएस को जवाब दे सके, इज़राइल को दे सके, या किसी और को जवाब दे सके? इज इट पॉसिबल और नॉट? या मैं कहता हूं कि मुस्लिम से भी हटकर एज ए ह्यूमन इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? और इसके साथ साथ एक चीज और सुनने में आ रही है, और वो कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। तो न्यूक्लियर पावर तो मेरे ख्याल में इसराइल के अलावा किसी और के पास है नहीं। बाकी जितनी भी इर्द गिर्द की कंट्रीज हैं, वो तो मतलब मैं उसका क्या कहूँ कि वो और चीज़ों में लगे होते हैं। ना उनके पास कोई एजुकेशन है, ना उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। वो वेस्ट जो बनाता है उसके ऊपर पैसे वो करते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े जहाज़, और ये सारा कुछ उन्होंने सारी ज़िंदगी किया है। इस हवाले से अभी करंट सिचुएशन में क्या चीज़ें हो सकती है, इस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakar Bhai. It's an absolute privilege to be with you. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज, अभी रिसेंटली जो जो कुछ हुआ या हो रहा है, खत्म तो अभी नहीं हुआ। कब खत्म होता है किसी को कोई पता नहीं है। इसराइल अपनी ताकत शो कर रहा है, यकीनन ताकत है उनके पास, तो वो शो कर रहा है। फिर साथ में वेस्टर्न पावर है, यूके है, यूएस है, यूरोप यूनियन है, पूरे मतलब वर्ल्ड जो है उनके साथ मौजूद है। हर तरह की हेल्प कर रहे हैं। वो ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट है उनके पास, बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है। और डिफेंस के हवाले से जो कुछ उनको चाहिए, वो हर किसी ने कहा है कि यार हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। बल्कि अमेरिका ने तो अपना शिप कैरियर भी भेजा। ऐसी सिचुएशन में जो मुस्लिम वर्ल्ड है, ओआईसी की बात करें, अरब लीग की बात करें, 58 कंट्रीज हैं, क्या उनका कोई इन्फ्लुएंस है, कोई जवाब, कोई बात, कोई सेटलमेंट कुछ हो सकता है? या बस वो यही कहेंगे कि एमबीएस जो है वो तैयब उर्दवान को कॉल करेंगे, तैयब उर्दवान शेख जैद को कॉल करेंगे? उस पे मुझे एक और स्टोरी याद आई, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं सुनाना चाहूंगा। अगर एनीवे आपका कमेंट इस पे चाहूंगा। नहीं, ठीक है। ये एक तरीके से अगर इत्तेहाद बनता है मुस्लिम उम्मा में, तो वो तो अच्छी चीज़ है। ये इत्तेहाद बनना जी, जी। चाहिए। कभी भी किसी भी तरीके का इत्तेहाद एक अच्छी चीज़ होता है। पर पॉइंट क्या है कि अगर ये इत्तेहाद नेगेटिव है, कि आप किसी का एनहाइलेशन चाहते हो, तो जी। थोड़ी-सी दिक्कत का घर है ना। देखिए, ये बात ये ओके। है कि आपको इस्लामिक वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड की ओर जाना पड़ेगा। जब जबरदस्त। तक वो नहीं जाएँगे, जैसे आज क्या नाम है, आप यूरोप को देख लें। यूरोप ह्यूमैनिटी से, जब से वो क्रिश्चियन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड की ओर गया, यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। यूरोप के जमीन पे मिड सेंट्रल एशिया छाती गाड़ के बैठा हुआ है, कहता है कि यूरोप का जो जमीन है उसको हम तुर्की कहते हैं, वो हमारे हिसाब से चलेगा। ये बात एक जी। अलग है कि तुर्की ने इतनी शराफत दिखाई कि तुर्की ने उस लैंड को कभी इस्लामिक नहीं डिक्लेयर किया। वो उसको ये जरूर कहते हैं कि ये सेकुलर लैंड है। उन्होंने जी। इस्लामिक नहीं डिक्लेयर किया। ये उन्होंने एक अच्छी चीज करी। क्या राइट। यूरोपियन और ग्रीस वाले लोग रोज वहां आतंकवादी भेजते हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि ये यूरोपियन लैंड है? ग्रीस इज दी आप जिसे कह लीजिए क्रैडल फॉर यूरोपियन सिविलाइजेशन। ग्रीस के बिना यूरोप की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि बिना ग्रीस के यूरोप का डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम और ये डिबेट ओरिएंटेड लीगल सिस्टम, ये सब नहीं आता। हर राइट। यूरोपियन अपनी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री वो ग्रीस में तय करता है। उस ग्रीस की छाती पर
सेंट्रल एशियन अपना देश बना के बैठे हुए हैं। ये तो सेंट्रल एशियन है ना, ये जो टर्की में बैठे हैं ये तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इधर से आए हुए लोग हैं। जी। पर क्या यूरोप ने कहा कि हमारी जमीन खाली कर दो, उसके लिए हम जान मार देंगे, और रोज आतंकवादी भेज रहा है। नहीं, आज तक ईयू में शामिल नहीं किया उन्होंने, नाटो का मेंबर है टर्की, लेकिन बिल्कुल ईयू का मेंबर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना, वो ये जानते हैं कि तुम यूरोप नहीं हो, तुम यूरोप की जमीन पे हो, लेकिन एक्सेप्ट किया ना उन्होंने, बिल्कुल नहीं सही, एक्सेप्ट किया। आज सही। पाकिस्तान जो है फॉर ऑल ह्यूमन इंटेंट एंड पर्पस वो हिंदू लैंड है। वहां पे भगवान लाहौर भगवान राम के बेटे का शहर है, गुरु नानक देव का शहर है, ननकाना हुँ, साहब। हमने कोई वहां पे आतंकवादी भेज रहे भाई, बन गए बन गए। नहीं, इतिहास में चीजें हो जाती हैं, बिल्कुल, सबके हाथ से कुछ ना कुछ गया है। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। आप अगर इसको एक्सेप्ट करो, भाईचारे के साथ रहना, और क्या हो जाएगा। इतना बड़ा अरब लैंड है, 21 ममालिक हैं, 21 ममालिक है अरबी, जो इस्लामिक भी हैं और अरबी भी हैं। उसमें अगर छोटा सा एक चंक, एक पर्टिकुलर, भाई जेरूसलम तो पहले यहूदियों का ही था ना। प्रॉफिट बिल्कुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ाइयां भी तो जो हुई उनमें कभी उसमें यहूदी भी तो शामिल थे। बहुत से यहूदी ही तो कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने भाई। बिल्कुल हुआ है, सही कह रहे हैं। तो यहूदी तो थे ना वहां पे। तो अब अगर मान लीजिए उनके साथ परसिक्यूशन हुआ, वो आप ही के भाई मुसलमानों हैं। से बहुत पहले के हैं, हज़ारों साल की हिस्ट्री है एग्जैक्टली। ज्यूज़ की। बिल्कुल, भाई इस्लाम का जन्म ही नहीं हो सकता बिना यहूदियों के। 10 कमांडमेंट के बिना, ये जो लास्ट कमांडमेंट कुरान शरीफ के फॉर्म में आया, वो हो ही नहीं सकता। जी, भाई जिसको आप कहते हैं, जो आपका पहला कलमा है, वो पहला कलमा बेसिकली 10 कमांडमेंट से आता है। ला इलाहा जी, इल्लल्लाह, दैट मींस देयर शुड नॉट बी एनी गॉड, इट इज द फर्स्ट कमांडमेंट। कोई उसकी बिल्कुल, मूर्ति नहीं बननी चाहिए, ये सेकंड कमांडमेंट है। आप उसी परिवार के हो। बिल्कुल, मोनोथेइज्म की शुरुआत करने वाला आप। इस्लाम का क्लेम लास्ट है, इस्लाम का क्लेम फर्स्ट नहीं है। जी, इस्लाम सेज आई एम द लास्ट वन। अगर आप इस्लाम के राइट, लास्ट पे क्वेश्चन उठाएंगे तो आप इस्लामिक नहीं रह जाएंगे। फाइन। ठीक है ना, जैसे अहमदिया को आप कहते हैं। तो जब आप लास्ट हो तो फर्स्ट तो कोई होगा ना। हुँ, जेरूसलम आपका लास्ट में बनाना, पहले किसी का तो होगा ना। तो हुँ, मिल बैठ लो भाई, कौन सा हिंदू जा रहा है वहां पे, जी, मान लो, एक्सेप्ट कर लो। जी, चूंकि ये, अब जैसे मैं कल अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम टू नेशन टू स्टेट के सोल्यूशन को नहीं मानेंगे, हमें पूरा अच्छा, चाहिए। ये जो एटीट्यूड है पैलेस्टीनियंस का और कुछ लोगों का, ये इर्द-गिर्द की कुछ यहूदियों, कंट्रीज़ का। कुछ कंट्रीज का, ये यहूदियों के मन में डर लगाता है। इसीलिए वो जो है इंक्रोचमेंट पे इंक्रोचमेंट, लैंड को बढ़ाते जा रहे हैं। मैं इस बात को फिर कहूंगा, और मैं जो सच है वो बोलूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है इस चीज की। जी, पैलेस्टीनियंस के साथ अन्याय हुआ है। उनसे जितनी जमीन बोली गई थी, उससे कहीं ज्यादा जमीनें ले ली गई हैं, ये सच है। द ट्रुथ शुड बी ओके, स्पोकन। टू स्टेट में ओके, जितना डिवीजन, आज तो खाली बात हो रही कि वेस्ट बैंक और गाजा को बना दो इस पैलेस्टाइन। पहले तो ये होता था कि भाई एक पर्टिकुलर हिस्सा है तो चलें। अब जो है उसका मिल बैठ के पीसफुल सॉल्यूशन करें, और अगर आपको मिलिट्री एक्शंस लेना है तो मिलिट्री पे मारे। कोई आकर के म्यूजिक फेस्टिवल में बच्चे डांस कर रहे हो, उनपे आप ये सब कर रहे हो, उनको बैठ के गोलियां मार रहे हो। 40 बच्चों की गर्दनें काट दी हैं। वो बाइडेन का स्टेटमेंट आ गया। ये इसे क्या होगा, इस बर्बरियत से क्या होगा। अंत में जाना ह्यूमैनिटी की तरफ है। हम सब इंसान हैं, हम सब साथ में रह सकते हैं। आप अल्लाह जी, को मानते हो, अल्लाह ने इतना दिया है कि हम सब साथ में एग्जिस्ट कर सकते बिल्कुल सही हैं। है। या फिर अगर सबकी लैंड है तो फिर कश्मीर पे तुम मत बोलो, क्योंकि कश्मीर तो हिंदुओं का लैंड है। वहां पे तो हुँ, मुसलमान बाद में आके आके बसे ना। अगर इस हिसाब से चलना है, फिर पाकिस्तान किसी का लैंड नहीं होगा, फिर टर्की भी हुँ, वापस करो, सब वापस करो भाई। एक हो गई हिस्ट्री में चीजें, हो गई, अब आगे बढ़ो। बिल्कुल अब सही। अगर पाकिस्तान हुँ, एक रियलिटी है, हमें पाकिस्तान के साथ मिलके चलना है। अब हम उसके ऊपर दिन रात बम मारे और उस पर आतंकवादी भेजे, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आप पाकिस्तान को नहीं खत्म कर सकते। पाकिस्तान एक रियलिटी है, मजबूत रियलिटी है। उसी तरीके से इजराइल एक रियलिटी है, मजबूत रियलिटी है। डॉक्टर साहब, सीखो एग्जिस्ट करना, को एग्जिस्ट करना, सब सीखे हैं जी। लेकिन डॉक्टर साहब आपको लगता है कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री, तो मिलिट्री कौन-सी मिलिट्री है? मुझे इन जो अरब कंट्रीज़ है 21 या 22 जितने भी हैं, मुझे किसी एक की मिलिट्री बता दें आप कि वो बड़ी मतलब बड़ी ताकतवर हो, या टॉप 10 में आती हो, या किसी और चीज़ में आती हो, या किन कोई इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हो जिसकी वजह से 1967 में इन्होंने ट्राई तो किया था ना? तो किस तरह की मतलब मार पड़ी थी? क्या वो हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है?
ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ है, एक सुपर पावर है, हर किस्म की टेक्नोलॉजीज़ रखता है, लेकिन दूसरी तरफ अरब दुनिया को भी ये पता है कि हम उनसे नहीं लड़ सकते, तो भई फिर सेटलमेंट कोई करा दो ना। नहीं, अरबों ने तो कोई लड़ाई नहीं जीती है पिछले 1000 साल से। तुर्कियों ने जी, मारा, ओटोमन जी, एम्पायर उनकी छाती पे गाड़ के बनाया ना। अरब जी, जब से लेके आए बेचारे इस्लाम, ये इन्होंने कुछ लोगों को कन्वर्ट किया, और जिनको कन्वर्ट किया ये इनकी छाती पे आके बैठ गए। सही। तुर्कियों को बेचारे, ये तुर्कों को गए दागिस्तान, ये कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया में कन्वर्ट करने गए, उन्होंने इन्हीं की किताब पकड़ी, इन्हीं की छाती पे झंडा गाड़ दिया। तो अरब ने तो हुँ, लड़ाई जीती ही नहीं कभी। हुँ, वो जंगे बदर और जंगे 2 3 4 और जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो गजवा किए हैं, उसके अलावा तो कोई ये जीते ही नहीं है भाई। जब से हुँ, प्रॉफिट मोहम्मद गए उसके अलावा, मतलब शुरू में कुछ कासिम आए, कुछ इधर उधर गए, कुछ स्पेन में गए, ये 2 3 सौ साल का जो सफर हुआ, उसके बाद तो खेल खत्म हो गया। उसके बाद तो ये सब कुछ सेंट्रल एशियंस ने संभाला। सेंट्रल एशियन ने इनको काटा, इनको पीटा, बगदाद को तबाह बर्बाद कर दिया था भाई, होली सिटी मक्का को तबाह बर्बाद कर दिया था उन लोगों ने मार मार के। तो अरबों के तो बस का है ही नहीं। अगर कोई लड़ना जानता है और किसी के बाद क्षमता है तो वो तो तुर्क है, क्योंकि हुँ, तुर्कों ने लड़ाई लड़ी है। तुर्कों बिल्कुल, के अंदर वो था मरने और मारने का जज्बा। लेकिन तुर्कों को क्या मिला? तुर्कों ने भाई निकल के सेंट्रल एशिया से आए, अरब को बर्बाद किया, और उसके बाद कुछ हिस्सा यूरोप का जीत के बैठ गए। लेकिन क्या वो अपना घर बचा पाए? उधर से यूरोपियन ईस्ट वाले निकले, उन्होंने पूरा का पूरा तबाह बर्बाद कर दिया। हुँ, अब वहां ये 200 साल पर यूएसएसआर बना करके उन्होंने जो ये उनकी भाषा चेंज कर दी, उनका रहन सहन चेंज कर दिया यूरोपियंस ने भाई। आज पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशियन है, फकर भाई आप तो जानते होंगे, आप गए होंगे वहां पे, सब रशियंस बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं सर, अब वो कई बार तो बिल्कुल अपने बोलते लोगों से नाराज होते हैं कि हमारी लोकल लैंग्वेज हमें बोलने दो। कई कजाक गुस्सा होते हैं कि भाई हम सब रशियन ही बोलते हैं। पूरा हैं। सेंट्रल एशिया रशियन बोलता है, उनकी भाषा सही खत्म कह कर रहे दी हैं, इन्होंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब आप, और ये रशिया कहाँ के, आपके मैं दर्शकों को बता दूं, रशियन का मतलब होता है ब्लॉन्ड। ये रशियन कोई और नहीं है, ये स्लाविक पीपुल है जो ईस्ट यूरोप में पाए जाते हैं। इन हुँ, स्लाविक पीपुल ये ईस्ट यूरोप के उठे, इन्होंने जाके सेंट्रल एशिया को खत्म कर दिया था। तो जो ये लड़ाई होती थी रशिया और ईस्ट और वेस्ट यूरोप की, कि रशिया इधर आ जाएगा, वो यही कहते थे कि ईस्ट यूरोपियन इधर ना आ जाए, एशिया वाले हिस्से में जो कि वेस्ट यूरोपियन का कॉलोनी था उसको क्लेम ना करें। इसीलिए बहुत सारी पॉलिटिक्स दुनिया में हुई। तो हुँ, पॉइंट ये है कि आप लड़ने की क्षमता नहीं रख पाओगे। आप लड़ने जाओगे तो आपके सामने कर्म आएगा। आप यूरोपियंस दुनिया भर में गए, उन्होंने कहा कि हम सही, सबसे सुपीरियर है, हम सबसे सुपीरियर हैं। बिल्कुल, उनके घर पे बिल्कुल, उठ के हिटलर बोला हम सुपीरियर के सुपीरियर है। तुम अगर बिल्कुल एशियन सही से कहा। सुपीरियर हो तो हम व्हाइट में वी आर मोर व्हाइट। उसने उनके यस, घर में छाती गाड़ दिया, हमको समझ में आ गया। बिल्कुल, कर्म बिल्कुल, सामने आता है। युद्ध के आधार पे यदि बिल्कुल, आप जाएंगे, लोगों को बिल्कुल। एनालाइज करेंगे, तो आप ये मान के रखिए कि फिर उसमें से कोई फोर्स निकलेगा और वो आपको भी बर्बाद ही करेगा। एक हुँ, ही तरीका है। सबकी जो कुछ ऐसे इतिहास में थ्योरियां आई, आइडियोलॉजियां आई, जिन्होंने इतिहास को उलट पलट किया है। अब सही, उनको एक्सेप्ट करने का टाइम है, उनके साथ मिल के चलने का टाइम है। जो हो गया सो हो गया, इतिहास को कुरेदने का समय बिल्कुल, नहीं है। अब फ्यूचर की ओर देखने का है, मानवता का समय है ये। हम सब एक हैं, हम यूनाइट हो सकते हैं अगर सिर्फ इतना समझ लें कि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन। हमारी पर्सनल थिंकिंग, हमारे पर्सनल गॉड, हमारा पर्सनल मैटर है, उसमें नहीं झांकने की जरूरत है आपको। और एक अगर ये दूसरे को हो जाए, स्पेस दें, एक दूसरे को स्पेस दें कि भाई ठीक है, जो उसका रिलीजन है वो उसको फॉलो करने दें और जो आपका है आपको वो एग्जैक्टली, फॉलो करें। ना कि उस वाले को उसके वाले को छेड़े नहीं और अपने वाले को छोड़े नहीं। वही वाली बात हम सुनते आ एग्जैक्टली, रहे हैं कि भाई सीधी-सी बात है, वो ज़रूरी तो नहीं है कि आप कहेंगे कि यार अगर मैं मुस्लिम हूँ तो सारे मुसलमान हो जाएँ। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं कहूँ जी सारे हिंदू हो जाएँ, मैं सिख हूँ तो सारे सिख हो जाएँ, अगर मैं ज्यूज़ हूँ तो मैं कहूँ सारे ज्यूज़ हो जाएँ। यार इस तरह पॉसिबल तो नहीं है। हर नहीं किसी होगा, का अपना हो नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि हो भी दुनिया नहीं का सकता। बैलेंस इन चीजों से 4-5 या 6 बड़े रिलीजन्स हैं, बाकी छोटे और भी होंगे, हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि यार दुनिया को बैलेंस इन्हीं चीजों से हो रहा है। अगर आप कहेंगे कि यार सारे एक जैसे हो जाएं तो फिर डिसबैलेंस। हाँ, इंसान वो एक जैसे हैं, एक तरीके से इंसानों की तरह रहे तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और सुनने को आ रही है कि एक तो फास्फोरस बम बॉम्बिंग कह रहे हैं कि हो रही है, साथ में न्यूक्लियर के इस्तेमाल की। डू यू थिंक कि मतलब गजा जैसी जगह में, एक छोटी सी जगह है, वो तो गजा को नुकसान दे या ना दे, लेकिन उसका ज्यादा नुकसान तो इसराइल को खुद होगा, क्योंकि 40/10 की स्ट्रिप के ऊपर आप कौन सा न्यूक्लियर को ऐसा वेपन इस्तेमाल करेंगे कि आप कहेंगे कि यार ये खत्म हो जाएंगे और मैं बच जाऊंगा, क्योंकि वो तो फिर किसी का लिहाज नहीं करता। और ये और
सुनने को बात आ रही कि जी उनके खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन ईरान के खिलाफ करेंगे। यस, यस, आपका कमेंट चाहूंगा इस चीज के ऊपर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईरान विल गो टू दिस एक्सटेंट। एक बातचीत हो रही है, इस्लामिक उम्मा में भी डिवीजन है, जी बिल्कुल। क्योंकि यूएई और सऊदीया ने पहले कहा कि भाई ये एक्सेसिव रिस्पांस था, प्रोपोर्शनेट नहीं था हमास के द्वारा। उनके अंदर रियलाइजेशन है, वो अपनी इतनी बड़ी मुश्किल से यूएई और सऊदीया ने प्रॉस्पेरिटी पाई है और अपना राज पाया है। वो इन चक्करों में जी नहीं पड़ना चाहते कि फिर कोई और इस्लाम के नाम पे आए और उनके ऊपर बैठ जाए। बहुत दिन बाद अरबी अपने देश में अपना राज चला रहे हैं, आप समझिए इस चीज को, इट्स नॉट अ जोक। तो वो नहीं चाहते, क्योंकि वो ईरानियन को इसीलिए नहीं पसंद करते कि उनको अरबी नहीं मानते। वो भैया मानते तो अपना हो, अपनी जगह पे रहो, हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन हमारे यहाँ पे ना हो। तो डिवीजन है वेस्ट इस्लामिक वर्ल्ड में। और रही बात कि क्या कोई न्यूक्लियर वेपन होगा, अमेरिका ने अपने फ्रिगेट्स भेज दिए ओपन सपोर्ट में। उसने कहा कि आप अगर एक अटैक करते हो तो ये अटैक हमारे ऊपर माना जाएगा, खेल खत्म है। तो न्यूक्लियर का तो बात ही नहीं आता। न्यूक्लियर बात कभी गाजा के लिए था भी नहीं। गाजा को तो इनके पास इतनी कैपेसिटी है, जैसा आपने कहा कि 40/10 का स्ट्रिप है, बल्कि मेरे हिसाब से तो वो 35/7 का स्ट्रिप है। तो उसमें कितना तुम मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम छिप जाओगे। वो एक एक घर को मैप कर देंगे। 350 स्क्वायर किलोमीटर के जमीन को मैप करना बहुत टफ काम नहीं है। उसके लिए उनको चाहिए ही नहीं किसी तरीके का वो क्या नाम है न्यूक्लियर बॉम्ब। वो तो मैपेबल है कि घर का पता हो जाएगा, कौन कहाँ रहता है, किसमें क्या नाम है उसका, वो पता करके वो तो तड़ाक से आपकी जीवन कुंडली खोल देंगे। उसको 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 कंट्रोल करना गाजा को कोई बहुत मिलिट्री बड़ा टैक्टिक्स नहीं है। और उनके लोगों को डिसआर्म कर देना और उन पे कंट्रोल पाना, इट्स अ वेरी इजी थिंग। ये तो मुश्किल से एक हफ्ते का टास्क है, खेल खत्म हो जाएगा। पॉइंट है कि ईरान और कतर क्या चाहते हैं। और मेरे ख्याल से जो रिस्पांस, बिकॉज की टर्की ने भी बड़ा टिमिड सा रिस्पांस, सब कह रहे हैं डीएस्केलेट करो, डीएस्केलेट करो, डीएस्केलेट करो। देखिए फकर भाई, देयर वाज अ टाइम जब इंसान लड़ने पे मारने पे उतारू था। अब चाहे अरब हो चाहे यूरोपियन हो, कोई नहीं लड़ना मरना चाहता, सब प्रॉस्परस जिंदगी जीना चाहते हैं। इवन मैं सेंट्रल एशियन से मिलता था, सेंट्रल एशियन से मैं पूछता था कि वही सेंट्रल एशियन जो मारने वाले थे, उनको ऐसी चकाचौंध और वो लाइफ की आदत पड़ी हुई है कि वो नहीं लड़ना मरना चाहते। वो कहते हमारी देश में बताओ, हमको नहीं लड़ना किसी से। वो कहते सर हम खुश हैं। मैंने पूछा वहां के बच्चों से, तिमूर और ये वो बड़ा कॉमन नाम आता है, तिमूर लमका बड़ा लंबा चौड़ा लड़का था। मैंने उससे पूछा बेटा तुम रिलीजन के लिए लड़ना चाहोगे ये वो, तो बोला नहीं सर आई एम हैप्पी। वो लड़के नहीं लड़ना चाहते, बल्कि मैं उन्हीं फकर भाई 20 बच्चों की क्लास थी, एक उसमें इस्लामिक था, बाकी सब यही थे कजाक। तो वो इस्लामिक लड़का बैठ करके वो उनके मुंह पे इस्लाम की बुराई कर रहा था, वो सुन रहे थे वो बच्चे। और ये जब आपके अंदर टॉलरेंस आ गई तो समझिए अब आप लड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि आप कहते ठीक है यार, तुम बोलो तुम्हारे को, तुम मुबारक, हमसे मतलब ही नहीं, तुम जाओ अपना देखो तुम यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये वो बच्चे थे जो बोलते थे हम मुसलमान हैं और शाम को बोलते थे सर बियर पीने चलना है। मैं कहा यार बहुत बढ़िया यार, ये तो जबरदस्त कर दिया तुमने। और एक लड़की थी, उसका नाम था अरुणा। मैं उससे मिला पहली बार, मैंने कहा अच्छा भाई, नाम उसका इंडियन था, एक समय वहां पे इंडियन का काफी इन्फ्लुएंस था। तो मैंने बोला तुम्हारा नाम आर यू इंडियन? बोली नो 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 आई एम कज़ाक। मैंने कहा ओहो, एंड यू रिलीजन? बोली आई एम मुस्लिम। अच्छा ओके। मैंने कहा सो ईद इज कमिंग, सो हाउ डू यू सेलिब्रेट? व्हाट इज ईद? मैंने कहा व्हाट इज ईद? मुस्लिम। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने बात ही बदल दी, तो पता ही नहीं है। रमजान में जो बूढ़े लोग हैं बेचारे, वो लोग 30 दिन का रोजा रखते हैं कुछ कुछ, बाकी तो कोई रखता ही नहीं। ऐसा कर दिया उन्होंने। तो एक आप समाज बनाते हो, वो कह रही है मैं मुस्लिम हूं, लेकिन आप अगर मैं उससे बोलता कि वुड यू डेट मी, शी वुड हैव नेवर सेड नो। ये है फ्री सोसाइटी, इंसानों की फ्री सोसाइटी। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत वो भी है, ट्रेडिशनल है वो लोग, ऐसा भी नहीं है कि बहुत फ्री है, ट्रेडिशनल है लेकिन फ्री माइंड के हैं। जैसे मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम था आइजान जी। तो उसके घर में गया, पिताजी ने उनके वो कजाक टोपी लगाई थी जो लुक लाइक अ मुस्लिम टोपी, बट इट्स अ कजाक टोपी। तो मैंने उनसे पूछा इनका नाम क्या है, तो बोली सम याकूब, मतलब मुस्लिम थे और पढ़ रहे थे बुद्धिज्म। मैंने कहा यार ये सब कैसे, ये क्या देख रहा हूँ मैं? तो बोली यस दिस इज हु वी आर। वो बोली हम लोग कजाक हजारों साल से हैं भाई, हम कजाक हजारों साल से हैं। उसने मुझे ये सेंटेंस बोला था जो मेरे दिमाग में अटक गई, जो मैं आप लोग के चैनल पे बार बार बोलता हूँ। उसने कहा कि कजाकिस्तान में लोग मुसलमान हैं, ये इस्लामिक लैंड नहीं है, ये कजाक लैंड है।
ओके। ये उसने मुझे बोला था, वो दिमाग में मेरे अटकी वो बात, मैंने कभी सोची नहीं थी ये बात। वो बोलती थी होंगे हुँ। 70-80% लोग। उसके बोला मेरी बहन जो है वो कहती है तुम अबाया लो और फ्री लो, वो छोटे-छोटे कपड़े पहनती थी। उसकी बहन मतलब उसके भाई की वाइफ क्या लगी जी, उसकी उनकी वो, भाभी। हाँ, उनकी भाभी, वो उनसे बोलती थी कि तुम लो, वो बोलती थी नहीं। तो वहाँ भी एक स्ट्रिक्ट चला, वो भी ये कहती थी कि हम चाहते हैं कि ये कल्चर हावी ना हो हम पे। तो वो भी उस चीज़ से वो एक जो वो कहते हैं कि आप रिलीजन फॉलो करो पर अरेबिक कल्चर या भाषा को हमारी भाषा मत बनाओ। दैट्स देयर इज़ अ हुँ, रेजिस्टेंस गोइंग ऑन इवन इन सेंट्रल एशिया। जो मैंने फ़ील किया फाइन। वहाँ पे, वो लोग बड़े माइंड ब्लोइंग अच्छे टाइप के आदमी हैं। मैंने कहा ये इस्लाम हो तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हम ये वाली बात करें कि जिहादी माइंडसेट अ, हुँ, आपको ईरान में मिलता है, हालाँकि ईरान के लोग भी बड़े जो थोड़ा बहुत नहीं, मैं ईरान के लोग मेरा बहुत अच्छे हैं, वास्ता रहा है, तो बड़े अच्छे मज़ेदार बड़े लिबरल अच्छे, बड़े किस्म अच्छे। के माइंडसेट रखने वाले हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे लॉज़ एंड रेगुलेशंस वगैरह ऐसी हैं कि बड़ी स्ट्रिक्ट है। लास्ट ईयर हमने वो इंसिडेंट देखा था जिस लड़की को मारा गया था, कि उसने जी प्रॉपर वो स्कार्फ नहीं किया या जो भी व्हाटएवर द थिंग वाज़ देयर। तो वो चीज़ें, तो इसका क्या मतलब है कि इर्द-गिर्द, क्योंकि इज़राइल का सबसे ज़्यादा कहते हैं कि अगर हमें खतरा है, मैं एक वीडियो देख रहा था, कहते हैं वो ईरान, नेतन्याहू साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था, फिर उसने कहा दूसरी दफ़ा ईरान, तीसरी दफ़ा कहते हैं ईरान। तो वाक़ई ये 58 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या फिर 21 अरब कंट्रीज़ हैं, उसमें उनको थ्रेटनिंग जो है वो ईरान लगता है कि वाक़ई ऐसा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई वो थ्रेट कर सकते हैं? देखिए, ईरानियन चूँकि ईरानियन ही मुस्लिम हो गए हैं, तो वो थोड़ा-सा क्या है कि उनको ना वो चूँकि जैसे पाकिस्तानी मुसलमान जो है और ईरानियन मुसलमान में ये है कि ये लोकल लोग ही कन्वर्ट हो गए। तो जी, वहाँ पे ना वो नहीं है कि ये कोई फ़ॉरेन का कल्चर है या वो है, वो अपने कल्चर से दूर हो चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। लेकिन अरबों में ये है कि वो अरब हैं, वो नहीं चाहते कि बाहर का आके कोई उन पे रूल करे, उन्हीं का वो लेकर के जो इस रिलीजन है। तो इसलिए वो दूरी रखना चाहते हैं। वो बाहर वालों को अपने समकक्ष, इसीलिए वो सिटीज़नशिप नहीं देते भई। वो कहते हैं आप हमारे यहाँ रहिए, जबकि आप यूएई में बहुत फ्रीली रह सकते हैं। यूएई में बहुत अच्छे-अच्छे बिज़नेस इंडियन होल्ड करते हैं और वो बिल्कुल। हिंदू हैं और दूसरे मज़हब के हैं, क्रिश्चियन बिल्कुल। हैं, बहुत बहुत फ्रीली रहते हैं वो। पॉइंट ये है कि जो ईरान है वो यही है कि वो मतलब अरबों से भी ज़्यादा मुसलमान बन गए हैं हुँ, वो। अरबों भई अरब तो I2U2 बना रहा है। अरब या तो कॉरिडोर निकाल रहा है। बिल्कुल, सऊदी अरेबिया इज़राइल और के साथ बहुत यूएई। अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं। हाँ, और तुर्कों के भी है। तुर्कों को मैंने आपसे जैसा बताया कि तुर्कों को, यहूदियों को देखिए समझना पड़ेगा, यहूदी आपको तभी समझ में आएँगे जब आप अरब हो। जैसे हिंदुस्तान का जो बंदा है वो एक यहूदी नहीं देखा, वो ज़बरदस्ती यहूदियों को बैठ करके बुरा-भला कहता है। तुम्हारा ट्रांज़ैक्शन ही नहीं है यार, तुम जानते ही नहीं हो वो क्या है। लेकिन अरबी सोसाइटी में जहाँ पे कि ये सब शुरुआत इजिप्ट से होती है, इजिप्ट से फिर वो जो प्रॉफिट मोसेस निकलते हैं, मोसेस से वो पूरा एक उनका जो कल्ट होता है या सॉरी उनका जो फॉलोअर्स होते हैं, वो फॉलोअर्स जो हैं वो यहूदी रिलीजन की स्थापना करते हैं। वो जो जी, वहाँ से पहला एक्सोडस है, दूसरा एक्सोडस है। तो भई मिडल ईस्ट बिना यहूदियों के अधूरा है। अब क्वेश्चन बस ये है कि क्या यूरोप से आए हुए यहूदियों को आप अपना मानोगे या नहीं मानोगे? आप हुँ, उनको पैलेस्टीनियन मानोगे या नहीं मानोगे? बस क्वेश्चन इतना ही है। अरब उसपे सेटलमेंट करने को तैयार है। अरब कह रहा है कि ठीक है अब जो हो गया सो हो गया। एक 2 ही कंट्री है जो कहता है डेथ टू इज़राइल, एक है ईरान, दूसरा है कतर। और कतर से तो हुँ। सऊदीयाज़ भी परेशान है। आपको पता होगा 2 साल पहले उन्होंने कतर पे ब्लॉकेड लगा बिल्कुल। दिया था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कतर से तो सऊदी भी परेशान है। वो ये कहते हैं कि ये हार्डकोर लाइन लेके चल रहे, जो हार्डकोर लाइन एमबीएस साहब और अल नहयान साहब छोड़ना चाहते हैं। अब चूंकि दिक्कत ये है कि अगर वो बल्कि अभी चोट है मैं कहूँगा, हाँ, छोड़ चुके हैं भई। भई छोड़ चुके यूएई का हैं। पहला स्टेटमेंट तो कंडेम्न आया कि भई हमास ने तो बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे दिया। अब दिक्कत ये है कि अगर वो मान लीजिए मुसलमानों के लिए वो पैलेस्टाइन की हेल्प नहीं करे तो उनके यहाँ पे रिवोल्ट होने की संभावना है, क्योंकि एक फीलिंग तो है जो अरेबिक मुस्लिम है उसके अंदर थोड़ी तो फीलिंग है इस बात की कि भई हमारे साथ जी, ज्यादती हुई है। भले वो अपने अब चूँकि इस तरीके की एक्टिविटी करना अरबों में ये नॉर्मल चीज़ है। उनके यहाँ पे लोगों को ऐसे मारना या जलाना, ये आपको इसकी हिस्ट्री मिल जाएगी अरबों में, इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर देम। संसार करने को वो शरिया लॉ मानते हैं और जो जो हमारे यहाँ लोग हैं उसको बहुत अच्छा मानते हैं पनिशमेंट, कि पत्थर जी, मार-मार के किसी को मार देना। हमारे कई लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छी सज़ा है। और ये सिर्फ अरबों हुँ, में या मतलब चूँकि ये यहूदियों से शुरू होती है ना, यहूदियों की प्रचार थी जो बाद में मतलब उस जगह का कल्चर था जो बाद में रिलीजन का फॉर्म ले गया। आप समझ रहे हैं? मतलब उसको जी, गॉड ने रेटिफाई कर दिया कल्चर को कि कहा ठीक है जो तुम करते हो वही अब दुनिया को करवाओ। इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट बना। सो पॉइंट ये कि अरबी नहीं चाहते।
मुझे नहीं लगता अरबी नहीं चाहता, और तुर्की भी नहीं चाहता। तुर्की इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो इकोनॉमिक रिसेशन के सबसे बदतरीन दौर से बिल्कुल, गुजर रहा है। बिल्कुल ठीक। और इस बार जो मेजॉरिटी मिली है एर्दोगन साहब को, वो मेजॉरिटी बहुत थिन है, क्योंकि 49-48 का मामला चला था इस बार। तो या उनके जो राइवल हैं वो काफी हद तक वो चले गए थे। और तुर्कीज में 30 से 35% तुर्की ऐसे हैं जो हार्डकोर इस्लामिज्म नहीं चाहते, वो अथीस्ट ही बने रहना चाहते हैं। वो अपने हुँ, आप को अतातुर्क का वारिस समझते हैं, अतातुर्क बिल्कुल के सही। लाइन पे जाना चाहते हैं, वो अपने आप को यूरोपियन समझते हैं। अतातुर्क से पूछा गया जब ओटोमन एम्पायर टूटा, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। जी, अतातुर्क से पूछा गया कि भई अब जो ये तो अब ओटोमन तो चला गया, अब हमारी भाषा क्या होगी? अरबी भाषा, क्योंकि लेकिन हमारा जो लैंड है वो तो यूरोप में है। तो उसने कहा कि हम यूरोप से जोड़ेंगे अपने आप, क्योंकि हम यूरोप के लैंड पे हैं। उसने रोमन स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया। आज तुर्की जो लिखा जाता है वो एबीसीडी वाले रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो अलिफ बे ते से वाला नहीं लैंग्वेज यूज करते। फाइन, आप देखिए फाइन, उसका फाइन। डिसीजन, जबकि उसने रूल किया एज ए इस्लामिक रूलर, ओटोमन ने, सल्तनत उस्मानिया ने किया था। लेकिन जब ये बात आई कि नया तुर्की कैसा बनेगा, तो अतातुर्क ने कहा कि नया तुर्की यूरोप का पार्ट है, वो यूरोप के जैसा बनेगा। उसने बिल्कुल यूरोप के सही। भाषा को, यूरोप के कल्चर को एक्सेप्ट किया। ये है महानता। दैट शोज कि अतातुर्क वाज अ विजनरी लीडर। उसने फाइन, सही। उसने पूरी की पूरी सोच बदल दी। क्योंकि देखिए ये बात कहना, हम बाहर से आए हैं, ये रिकॉग्नाइज करना कि ये यूरोप की लैंड है, तो उसने रिस्पेक्ट दी। हमारे यहाँ क्या हुआ, पाकिस्तान टूटा, उन्होंने अलिफ बे ते से को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी मादरी जबान का क ख ग घ छोड़ दिया। ये हुँ, दिखाता है अतातुर्क जैसे विजन में और आपको जो लीडर मिले उनके विजन में। आज तुर्की एक मॉडर्न कौम है, पावरफुल बिल्कुल, कौम है, बिल्कुल, डेवलप्ड कौम बिल्कुल। है। डेवलप कौम, ये सबसे बड़ी बात, बिल्कुल। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमीज़ के हवाले से, तो इस वक़्त एक रिसेशन से गुज़र रहा है, लेकिन सिर्फ़ इस्तांबुल वो तो एक सब में शहर, आता है ना। उनका टूरिज़्म से बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो पर एनम वो जिसे कहते हैं जनरेट करता है। तो ये मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी बात होती है। हम बाकी दुनिया को भी, मेरे ख़्याल में जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन उसके लिए जो चीज़ सबसे बेसिक है, और वो है सोच की तब्दीली। और सोच की तब्दीली ये नहीं है कि लोग समझते हैं कि शायद सोच तब्दील होने का मतलब ये कि आप कपड़े उतार के फिरें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बिल्कुल कपड़े पहन के फिरें। सोच बदलने का मतलब ये है कि जो कुछ आप गलत कर रहे हैं, उसको छोड़ के और जो बाकी सही चीज़ें हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर दें, तो सारा कुछ सही हो जाता है। ये मेरे ख्याल इस वक़्त भी इसकी सख्त किस्म की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।